अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन को। आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है व्हाट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन, ओके, व्हाट आर द काजेस। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम रिस्क फैक्टर को डिस्कस करेंगे, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन और आखिर में मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है, ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम। अब एबनॉर्मल हार्ट रिदम, अब हम जानते हैं रिदम होता क्या है। रिदम होता है जो हमारे पास हार्ट बीट है, मिसाल के तौर पर ये ईसीजी ट्रेसिंग है, ठीक है, ये ईसीजी ट्रेसिंग है, ठीक है। अब इसमें जो है QRS इंटरवल के दरमियान जो इंटरवल है, ठीक है, वो एक ख़ास इंटरवल, फिक्स इंटरवल के बाद QRS इंटरवल आ रहा है, ठीक है। P वेव्स फिर Q वेव्स फिर QRS, इस तरह करके इंटरवल फिक्स इंटरवल पर आ रहे हैं, ठीक है। इर्रेगुलर रिदम का ये होता है कि जो ये QRS इंटरवल है, ठीक है, वो कभी कभार आते हैं, ठीक है, कभी कभार बहुत लेट आते हैं, ठीक है, या कभी कभार बहुत जल्दी बहुत लेट, इस तरह करके इनका जो इंटरवल है वो इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका जो रिदम है वो क्या है, इर्रेगुलर हो गया है, ठीक है। जो एट्रियल फिब्रिलेशन में जो रिदम होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल रिदम क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। तो ये होता है रिदम। अब रेट क्या होता है, रेट होता है 20 बीट्स पर मिनट हो रहा था, अब ये इंक्रीज होकर मिसाल पर 180 बीट्स पर मिनट हो रहा है, ठीक है। हार्ट बीट कर रहा हूँ एक मिनट में 180 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या है, रेट है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट और रिदम दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। और रिदम क्या हो जाता है, रेगुलरली इरेगुलर हो जाता है, ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर हो जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ये है कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन अगर फर्स्ट डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, डिटेक्ट इट ओनली वन टाइम, ठीक है, एक टाइम डायग्नोस्ड हो जाए, ठीक है, एपिसोड डायग्नोस्ड हो जाए, एपिसोड को एक एपिसोड एट्रियल फिब्रिलेशन का जो एपिसोड है उसे सिंगल टाइम अगर हो जाए, ठीक है, सिंगल टाइम अगर डायग्नोस्ड हो जाए तो वो क्या, वो कहेंगे हम फर्स्ट डायग्नोस्ड एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अब एक होता है पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। पैरोक्सिस्मल ये होता है कि जो एपिसोड्स है, ठीक है, वो रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन की जो एपिसोड्स है, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक साइन और सिम्टम्स है वो रिकरेंट आ रहे हैं, ठीक है। और जो स्टॉप देयर ऑन, मतलब वो जो है जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, ठीक है, वो खुद तो खुद स्टॉप हो जाते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, देयर ऑन, स्टॉप देयर ऑन, ओके। और ये क्या हो, इसका जो ड्यूरेशन है लेस देन 7 डेज हो, ओके, 7 डेज से कम ड्यूरेशन में हो तो फिर ये होगा पैरोक्सिस्मल, और ये खुद स्टॉप हो जाए देयर ऑन, ओके। अब उसके बाद आते हैं परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन होता है रिकरेंट एपिसोड्स, ठीक है, रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, ग्रेटर देन 7 डेज, ठीक है, स्टॉप तो हो रहे हैं लेकिन 7 डेज से ज़्यादा इसका एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। और उसके बाद आते हैं हमारे पास परमानेंट, ठीक है, परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। परमानेंट क्या होता है, परमानेंट होता है जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो और ऑनगोइंग हो, अभी भी चल रहा हो, ठीक है, उसे कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी इसका ये होता है कि जो हमारे जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में ये आर्टरिया है, ठीक है, और ये मिसाल के तौर पर वेंट्रिकल्स है, ठीक है, और ये एसए नोड है, ठीक है। जो नॉर्मल कंडक्शन होते हैं पहले जो वो इम्पल्स जनरेट होते हैं एसए नोड से, वो ट्रेवल करते एट्रिया को ट्रेवल करते हुए ये पहुंच जाते हैं एवी नोड पे, ठीक है, एवी नोड पे फिर डिले करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बंडल ऑफ हीज फिर उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू ये वेंट्रिकल्स में सेपरेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक इंटरवल, खास इंटरवल में
पहले एट्रिया को कंट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया को स्टिमुलेट करते हैं, फिर एट्रिया स्टिमुलेट होगा, एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में, ठीक है। इस तरीके से मायोकार्डियम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें क्या होता है, इम्पल्स जो है वो एब नॉर्मल इम्पल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, या एक्टोपिक बीट्स होते हैं, जो कि हमेशा मोस्टली जो है जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, उसके जो बेस है, ठीक है, उधर से जनरेट होते हैं, ठीक है, वो एब नॉर्मल इम्पल्स, ठीक है। वो इम्पल्स क्या कराते हैं, एब नॉर्मल एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है, एट्रिया को, ठीक है, जो जिसका जो क्या कहते हैं इम्पल्स हैं जो ओवरविलम करते हैं, ठीक है, ओवरविलम जो एस ए नोट के जो इम्पल्स है, ओवरविलम द एस ए नोट, ठीक है, एस ए नोट के जो इम्पल्स हैं उसको ओवरविलम करते हैं, और खुद इसका जो इम्पल्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एस ए नोट वाला इम्पल्स के सामने एस ए नोट वाला इम्पल्स जो है एक्टिवेट नहीं कर पाते इतना, ठीक है। इस वजह से जो हार्ट जो अपना एट्रिया है, ठीक है, वो एब नॉर्मली बीट करता है, ठीक है। एब नॉर्मल बीट का मतलब ये है कि वो इतना स्ट्रॉन्गली बीट नहीं कर पाता, ठीक है, जब फ्लटरिंग या उसमें थोड़ा फड़फड़ाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो एब नॉर्मल बीट होते हैं, ठीक है, और वो जो उसमें अंदर जो ब्लड है, ठीक है, वो आगे पुश नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए एट्रिया डायलेट कर जाते हैं, डायलेटेशन भी होती है, और उसके साथ जो ब्लड है उसके अंदर जो ब्लड है वो स्टेसिस भी होती है, ठीक है। ब्लड स्टेसिस की वजह से क्या होती है, हमारे पास उसके अंदर थ्रोम्बस बन सकती है, ठीक है, थ्रोम्बस भी बन सकते हैं। तो इसका जो प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी है वो यही है कि जो एट्रिया है उधर क्या हो जाता है, एट्रिया का फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, फाइब्रोसिस, और ये जो फाइब्रोसिस का काज है वो डायलेटेशन है, ठीक है, डायलेटेशन होती है। अब डायलेटेशन बहुत से काजेस है, इनमें से मेन काजेस हार्ट की ही काजेस है, जैसे वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ में क्या माइट्रल स्टेनोसिस, उसमें भी हार्ट जो है स्टेसिस करता है, ठीक है, डायलेट कराता है, उसके बाद फाइब्रोसिस होगा और एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में भी हार्ट के जो वॉल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ फाइब्रोसिस हो सकते हैं। उसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, ये सारे क्या करा सकते हैं, हमारे हार्ट के फाइब्रोसिस और डायलिटेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब हम रिस्क फैक्टर और काजेज़ को अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो हम इसको दो मेन हेडिंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रिलेटेड टू हार्ट रिस्क फैक्टर्स या काजेज़, और अदर काजेज़ जो हार्ट से ना रिलेटेड ना करते हो, ठीक है। तो हार्ट से जो रिलेटेड वो काजेज़ कौन से है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस हो गया या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, उसके अलावा कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, मायोपैथी, ठीक है, इन पेशेंट में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, उसके बाद रिमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ट रिलेटेड टू हार्ट काज से या रिस्क फैक्टर से जिनकी वजह से पेशेंट एफ में जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एफ करा सकते हैं, वो कौन से हैं, हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काज है, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, और एक कंडीशन एक स्टेज ऐसे आता है कि वो हार्ट जो है हमारे एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकती है। उसके अलावा टोबैको स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग, उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, उसके अलावा अल्कोहल है, ये सारे काजेस है जो एएफ करा सकती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एएफ। जो पेशेंट एएफ के पेशेंट होगा, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट होगा, वो उनको दिल की धड़कन फील हो रहा होता है, ठीक है, उनको होगा पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, पाल्पिटेशन, उसके अलावा ब्रेथलेसनेस, उसके अलावा फटीक होते हैं, ठीक है, फटीक होते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ब्लड में। उसके अलावा लाइट हेडनेस होगा, लाइट हेडनेस, पेशेंट कहेगा मुझे अपने सर के जो है बहुत हल्का फील हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसकी वजह क्या है, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और पेशेंट कहेंगे सुडन फेंटिंग होते हैं, अचानक बेहोश होकर गिरते हैं, ठीक है, पेशेंट। और अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है तो उसमें चेस्ट पेन भी होती है, ठीक है, चेस्ट पेन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट है, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट है तो हमें हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स भी मिलेंगे, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ
हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन के साइन एंड सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी पे हमें क्या नज़र आएगा? ठीक है, ईसीजी पे हमें नज़र आएगा जो हार्ट रेट है। ठीक है, रेट बहुत ज़्यादा हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। रिदम जो है हमें इरेगुलर मिलेगा। ठीक है, और जो पी वेव्स है, ठीक है, पी वेव्स हमें पी वेव नहीं मिलेगा, नो पी वेव नहीं मिलेगा। और QRS का जो क्या कहते हैं उसका इंटरवल है वो नेरो होगा, नेरो QRS मिलेंगे हमें, नेरो QRS मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमें इसके अलावा हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो है इकोकार्डियोग्राम में हमें क्या, अगर कोई स्ट्रक्चरल वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है या एनी स्ट्रक्चरल डिजीज़ है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजीज़ है तो हमें इको पे वो हमें डायग्नोस हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं, TFTs करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, ताकि अगर थायराइड टॉक्सिकोसिस इसका काज है उसको रूल आउट कर सके। ठीक है, उसके अलावा जो है इसके अलावा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री भी लेते हैं और एग्जामिनेशन भी करते हैं ताकि जो उसके जो दूसरे जो साइंस है वो हमें मिल सके। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, मैनेजमेंट को हम 2 मेन थियरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को ट्रांजिएंट या paroxysmal एट्रियल फिब्रिलेशन हो तब हम क्या करते हैं, paroxysmal एट्रियल फिब्रिलेशन हो तब गोल है प्रिवेंट करना, फ्यूचर में जो और AF है उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम ड्रग्स और कैथेटर एब्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या है, ड्रग्स है और कैथेटर एब्लेशन है। ठीक है, जो ड्रग्स है उनमें कौन कौन से है, हमारे पास बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर ऐसे पेशेंट में जिसमें AF विथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, ठीक है, और हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो और हार्ट फेलियर। ठीक है, उन पेशेंट में जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, ठीक है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो या हार्ट फेलियर हो, ठीक है, और उसके सेकेंडरीली AF हो जाए। ठीक है, उस वक़्त हम देंगे बीटा ब्लॉकर। उसी तरह हम फिलिकेनाइड्स, ठीक है, फिलिकेनाइड एंटी एरिथमिक है। ठीक है, ये एंटी एरिथमिक है ये फिलिकेनाइड, लेकिन ये हम उस सब में दे सकते हैं, लेकिन उन पेशेंट में नहीं देते जिनमें क्या हो, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो। ठीक है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के में हम फिलिकेनाइड नहीं देते। उसके अलावा तीसरा ड्रग है हमारे पास वेरापेमिल और डाइजॉक्सिन। ठीक है, अब ये दोनों ड्रग्स हमारे पास जो है रेट कंट्रोल के लिए भी हम देते हैं। ठीक है, रेट कंट्रोल के लिए जो परजिस्टेंट हार्ट फेलियर में भी, परजिस्टेंट AF में भी हम देते हैं। ठीक है, ये दोनों वेरापेमिल और डाइजॉक्सिन, क्योंकि ये दोनों रेट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एमाइडोरॉन देते हैं। ठीक है, एमाइडोरॉन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसके अल्टरनेटिव हमारे पास डोरेंडेरोन है। ठीक है, डोरेंडेरोन। ओके, अब कैथेटर एब्लेशन में हम क्या करते हैं, जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन जहाँ से एप्टोपिक जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, जहाँ से एप्टोपिक इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे एट्रिया से जो इसका जो कनेक्शन है उसे हम एब्लेट करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करेंगे, इस वजह से इलेक्ट्रिकली हम डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि जो उधर से जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं वो एट्रिया को एक्टिवेट ना कर सके। ठीक है, तो ये हम कैथेटर एब्लेशन हमारे पास दूसरा चॉइस है paroxysmal एट्रियल फिब्रिलेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। परसिस्टेंट है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, अब परसिस्टेंट है, अब हम इसमें भी 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर एक तो ये है कि हम रिदम कंट्रोल करें, दूसरा है कि हम रेट कंट्रोल करें। ठीक है,
रिदम कब कंट्रोल करते हैं? रिदम उस वक्त कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जब AF जो है लेस देन 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ से कम ड्यूरेशन में AF है, ठीक है, पेशेंट परसिस्टेंटली है लेकिन 3 मंथ से कम ड्यूरेशन में आया है, ठीक है, तो उस सूरत में हम करते हैं कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। कार्डियोवर्जन भी 2 तरीके से करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, दूसरा होता है केमिकल कार्डियोवर्जन, ठीक है। कार्डियोवर्जन में क्या करते हैं, हमारा जो रिदम है उसको, जो नॉर्मल साइनस रिदम है उसमें दोबारा लेकर आते हैं, ठीक है। हम तो जो कि इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, DC करंट है, ठीक है, DC। और जो केमिकल कार्डियोवर्जन हम किन ड्रग से करते हैं, एमाइडोरोन और फिलिकनाइड से हम क्या करते हैं, इसका केमिकल कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब एक और कंडीशन आती है कि एक कभी कभार पेशेंट आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी केस आते हैं, ठीक है, उस ग्रेटर देन 48 आवर्स में है, ठीक है, AF हुआ है और ग्रेटर देन 48 हुआ है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, ट्रांस एसोफेजियल इको करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि उधर कोई क्लॉट तो नहीं है, ठीक है, क्लॉट है तो फिर हम क्या करेंगे, क्लॉट नहीं है तो फिर हम कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लॉट है तो फिर हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंस देंगे पेशेंट को, एंटीकोगुलेंस देंगे कि कितने वीक के लिए, 4 वीक्स के लिए, ठीक है, 4 वीक्स के लिए एंटीकोगुलेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा कार्डियोवर्जन करेंगे, ठीक है, कार्डियोवर्जन के बाद भी 3 वीक के लिए हम उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स देंगे फिर, ठीक है, ताकि वो जो क्लॉट जो है वहाँ की स्ट्रोक ना हो जाए पेशेंट को, ठीक है, इसलिए हम एंटीकोगुलेंट्स भी देंगे, ठीक है। रेट कंट्रोल में हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। रेट कंट्रोल हुआ करते हैं जब अनकंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन हो, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा डाइजोक्सिन देंगे, डाइजोक्सिन, और परमानेंट पेस मेकर भी हम पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि रेट कंट्रोल कर सकें। ये हम कब देते हैं पेशेंट को, जब उसका परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन हो और वो हमारे पास 3 मंथ से ज़्यादा हो, ठीक है, और कंट्रोल नहीं हो रहा हो कार्डियोवर्जन से, ठीक है, तो उस वक्त हम रेट कंट्रोल करते हैं, रेट कंट्रोल नहीं करते हैं।